नमस्ते विद्यार्थियों। केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की इस विशेष प्रस्तुति में मैं रश्मि विश्वास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही शानदार और गहरी चोट करने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी की अत्यंत प्रसिद्ध एकांकी रीढ़ की हड्डी। ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उन दोहरे मापदंडों का एक आईना है जिन्हें देखकर अक्सर हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। आज हम इस एकांकी को कई अलग अलग पहलुओं से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब ये कहानी लिखी गई तब समाज कैसा था। उसके बाद हम इसके दिलचस्प किरदारों से मिलेंगे, घर में चल रही दिखावे की तैयारियों को देखेंगे और फिर उमा के उस कड़े विद्रोह को समझेंगे जिसने सबको खामोश कर दिया। बीच बीच में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी समझेंगे और अंत में कुछ ऐसे सवाल होंगे जिन पर आप सभी को गहराई से सोचना होगा। किसी भी कहानी की असल रूह तक पहुंचने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो किस दौर में लिखी गई। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए सन 1939 के भारत की। लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने जब इस एकांकी की रचना की थी तब हालात आज जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये वो दौर था जब महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे या तो बंद थे या बहुत ही मुश्किल से खुलते थे। विवाह अक्सर एक तरह का सौदा हुआ करता था। लड़के वालों की सीधी सी मांग होती थी, लड़की कम पढ़ी लिखी हो, घर के काम जाने और बस दब कर रहे। इसी दकियानूसी और रूढ़िवादी सोच पर इस कहानी के माध्यम से एक करारा प्रहार किया गया है। अब हम इस कहानी के उन किरदारों से मिलेंगे जो आज भी हमारे समाज के किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। यहाँ पारंपरिक और आधुनिक विचारधाराओं का सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ देखिए गोपाल प्रसाद को, ये पेशे से वकील हैं, समाज में उठते बैठते हैं, लेकिन इनकी सोच है कि घर की बहू पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। हैरानी होती है ना ये जानकर। वे बस एक ऐसी बहू चाहते हैं जो उनके इशारों पर चले। और दूसरी तरफ है हमारी नायिका उमा बीए पास है, उच्च शिक्षित है और सबसे बड़ी बात, वो अपने आत्मसम्मान से रत्ती भर भी समझौता करना नहीं जानती। ये टकराव सिर्फ दो इंसानों का नहीं, बल्कि दो युगों की सोच का। मुख्य पात्रों के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे रामस्वरूप, उमा के पिता। ये बेचारे बहुत मजबूर हैं। बेटी को पढ़ा तो दिया, लेकिन समाज और लड़के वालों के डर से उसे छिपा रहे हैं। फिर है प्रेमा, उमा की माँ, जो पूरी तरह पुरानी सोच में ढली हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई ही सारी समस्याओं की जड़ है। और आखिर में आता है शंकर, गोपाल प्रसाद का बेटा, एक ऐसा युवक जिसमें ना तो नैतिक साहस है, ना अपनी कोई आवाज। सच कहें तो एक ऐसा इंसान जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से नाटक शुरू होता है। घर में मेहमान आने वाले हैं और चारों तरफ सिर्फ दिखावा चल रहा है। जरा इस दृश्य को अपने मन में लाइए। कमरे में बड़ी अफरा तफरी मची है। रामस्वरूप और प्रेमा दोनों बुरी तरह घबराए हुए हैं। उमा के कमरे से किताबें हटाकर छिपाई जा रही हैं और हारमोनियम सितार सजाकर रखे जा रहे हैं, ताकि लड़के वालों को लगे कि भाई लड़की को तो सिर्फ थोड़ा बहुत संगीत आता है। यहाँ तक कि उमा को पाउडर और मेकअप लगाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि वो सुंदर दिखे। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि गोपाल प्रसाद और शंकर को ये भनक तक न लगे कि उमा बीए पास है। सच्चाई को एक बड़े से झूठ के पर्दे से ढका जा रहा है। अब आप सभी जरा सोचिए, क्या 1939 की ये बात आज पूरी तरह से खत्म हो गई है? शायद नहीं। आज भी कई बार विवाह के समय लड़कियों को अपनी उच्च शिक्षा या अपने करियर की सफलताओं को थोड़ा कम करके बताने के लिए कह दिया जाता है। विवाह के समय लड़के वालों की अनुचित मांगे और ये दिखावे का बोझ समाज में आज भी कहीं न कहीं सांस ले रहा है। ये वास्तव में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में उतने आगे बढ़ पाए हैं जितना हम दावा करते हैं। कहानी धीरे धीरे अपने सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। वो पल जब सब्र का बांध टूट जाता है। मेहमान बैठ चुके हैं। उमा सादे कपड़ों में गर्दन झुकाए हुए हाथ में पान की तश्तरी लेकर कमरे में आती है। जैसे ही वो तश्तरी अपने पिता को देने के लिए सिर उठाती है, गोपाल प्रसाद और शंकर की नजर सीधे उसके चेहरे पर चमकते हुए सोने के रिम वाले चश्मे पर पड़ती है। चश्मा देखते ही दोनों सन्न रह जाते हैं। उस जमाने में चश्मा मतलब लड़की जरूर ज्यादा पढ़ी लिखी है। रामस्वरूप लड़खड़ाते हुए बहाना बनाते हैं कि आंखें दुखने की वजह से चश्मा लगा है, लेकिन गोपाल प्रसाद का शक बढ़ जाता है और वे उमा से अपमानजनक और बेतुके सवाल पूछना शुरू कर देते हैं।
गोपाल प्रसाद के उन लगातार चुभने वाले सवालों से उमा का धैर्य आखिरकार टूट जाता है। वो चुपचाप एक मूर्ति की तरह बैठे रहने से इनकार कर देती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता और गजब का आत्मविश्वास है जब वो कहती है, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक संवाद नहीं है, ये उस पूरे पितृसत्तात्मक समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। उमा स्पष्ट कर देती है कि वो कोई जांची परखी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि एक जीती जागती इंसान है। गोपाल प्रसाद जब गुस्से में उबलते हुए कहते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब उमा अपना सबसे बड़ा प्रहार करती है। पूरी निडरता के साथ वो शंकर की असलियत खोलती है कि कैसे वो लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए पकड़ा गया था और वहां से उसे बेइज्जत करके भगाया गया था। उमा बेबाक होकर कहती है, घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। ये बात सीधे शंकर के खोखले चरित्र पर वार करती है। असली कमी उमा की पढ़ाई में नहीं थी, बल्कि शंकर के उस कमजोर चरित्र में थी जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं था। एकांकी की ये भाषा और इसके संवाद बहुत ही मारक हैं। आइए कहानी की गहराई को और अच्छी तरह समझने के लिए इसमें आए कुछ खास शब्दों पर एक नज़र डालते हैं। पहला शब्द है दकियानूसी। इसका सीधा सा अर्थ है अत्यंत पुरानी, पिछड़ी या रूढ़िवादी सोच रखने वाला व्यक्ति। इस पाठ में बाबू राम स्वरूप गोपाल प्रसाद के विचारों को दकियानूसी कहते हैं, क्योंकि वे खुद को एक बड़ा वकील तो मानते हैं, लेकिन जब बात महिलाओं की शिक्षा की आती है तो उनकी सोच सैकड़ों साल पीछे चली जाती है। दूसरा बहुत ही खूबसूरत शब्द है तालीम, जिसका मतलब है शिक्षा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एकांकी में तालीम दो प्रकार की दिखाई गई है। एक तो वो तालीम है जो शंकर के पास है, सिर्फ एक खोखली कागजी डिग्री जिसमें कोई नैतिकता नहीं है, और दूसरी तरफ है उमा की तालीम, जिसने वास्तव में उसके भीतर इतना असीम साहस और सच बोलने की ताकत भर दी है। असली तालीम तो यही है ना। तीसरा शब्द है फितरती। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो अपनी प्रकृति या स्वभाव से ही चालाक और थोड़े धोखेबाज होते हैं। जब गोपाल प्रसाद और शंकर पहली बार मेहमान बनकर आते हैं तो लेखक ने उनके बात करने के तरीके और उनकी अजीब सी चालाकी को बताने के लिए इसी सटीक शब्द फितरती का प्रयोग किया है। खैर, अब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं कि हम इस पूरी कहानी से क्या सीख सकते हैं। अगर हम इस पूरे नाटक का निचोड़ निकालें तो वो ये है कि सच्ची शिक्षा सिर्फ किताबें रटना नहीं है। सच्ची शिक्षा इंसान के भीतर वो नैतिक साहस पैदा करती है जिसे यहाँ रीढ़ की हड्डी का नाम दिया गया है। यही वो तालीम है जो महिलाओं को और समाज के हर उस इंसान को ताकत देती है जो पाखंड और दोहरे मापदंडों के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। उमा की उच्च शिक्षा ही उसकी वो ताकत थी जिसने उसे चुपचाप अन्याय सहने से रोका। अब आप सभी विद्यार्थियों के लिए सोचने का समय है। जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए। बाबू रामस्वरूप अपनी बेटे को उच्च शिक्षा तो दिलाते हैं, जो कि एक आधुनिक विचार है, लेकिन शादी के डर से उसी पढ़ाई को छिपाते भी हैं। तो क्या वे सच में आधुनिक हैं या फिर भीतर से उसी पुरानी रूढ़िवादी सोच के शिकार हैं? इस अंतर्द्वंद्व पर आप सभी को अपनी कक्षा में मित्रों के साथ जरूर चर्चा करनी चाहिए। और जाते जाते ये एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल, क्या आपको लगता है कि इस एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी एकदम सही है? जिस तरह शरीर में रीढ़ की हड्डी हमें सीधा खड़ा रखती है, मजबूती देती है, उसी तरह हमारे चरित्र की मजबूती और हमारा आत्मसम्मान हमारी मानसिक रीढ़ की हड्डी होते हैं। जरा सोचिएगा, बिना इस रीढ़ की हड्डी के किसी भी इंसान का समाज में क्या वजूद रह जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उमा की ये कहानी आप सभी को जीवन भर अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहने की प्रेरणा देगी। आज के इस शैक्षिक सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।